एनवायरमेंटल साइंस यूनिट 6 पार्ट 3। ये चैप्टर है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसी और इसका अब हम पार्ट 3 यानी कि पर्यावरण कानून डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संधियां जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, सीबीडी, अर्थ समिट, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको उन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को क्लिक करके देखिए। अब हम इस वीडियो में एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विश्व की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जब पर्यावरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस किया गया। तो 1972 में ये क्लियर हो गया था कि हमें एक अच्छा पर्यावरण चाहिए होगा, तभी मानव जीवन भी मुमकिन है। तो अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद हर देश में कई सारे लेजिस्लेशन यानी कि कानून पर्यावरण पर बनाए गए। हमारे भारत में भी काफी सारे कानून स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही बने। तो 1976 में हमारे संविधान में एक प्रावधान लाया गया जिसके अंतर्गत धारा 48A और धारा 51A को शामिल किया गया। तो धारा 48 में साफ लिखा है कि यह जो देश है यानी कि भारत देश पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के लिए निरंतर काम करता रहेगा और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। धारा 51A(G) में यह साफ लिखा है कि जो भी भारतीय नागरिक है यह उसका भी कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वन, झील, नदी और वन्य जीव को साफ रखे, सुरक्षित रखे और उन सभी जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हो। तो हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान 1976 के 42वें संशोधन में लाए गए। भारत में अनेक पर्यावरण कानून हैं, जैसे कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972। इस वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हमारे देश की महत्वपूर्ण प्रजातियां, सभी प्रकार की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करी जाती है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों को सुरक्षित करने की बात हुई है। साथ ही साथ इसके अंदर बनाया गया है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में स्थापित हुआ था, पर जब से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना है तब से लेके अब तक इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को यह काम दिया गया है कि वो जगह जगह जाकर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ऐसे संस्थान खोलें जिनसे वन्य जीव सुरक्षित हो पाए। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। पहली बात ये कि इस पर्यावरण कानून में वन्यजीव संबंधित परिभाषाओं को निश्चित किया गया है। वन्यजीव का मतलब होता है कि वन में पाए जाने वाले जीव या वनस्पति। तो जो नेचुरल हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन सभी को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में एक सलाहकार समिति भी बनाई गई, वार्डन बनाए गए और उनको पावर भी या कर्तव्य और शक्तियां भी निर्धारित की गई। तीसरी बात ये कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में एक सूची तैयार करी गई है जिसमें सारे के सारे संकटग्रस्त और विलुप्त होने वाले वन्य जीवों को बताया गया है और ऐसे जीवों पर शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंध है। क्योंकि ये वन्य जीव सुरक्षा कानून है, इसमें ना सिर्फ जानवर बल्कि पौधे को भी महत्व दिया गया है। तो जितने भी संकटग्रस्त पौधे हैं उनके संरक्षण की भी इसमें बात करी गई है। इस वन्य जीव कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन संरक्षण अभयारण्यों को स्थापित करने की भी बात है। तो जितने ज्यादा हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान होंगे यानी कि फॉरेस्ट होंगे जहां पर बहुत कड़ी कानूनी सुरक्षा जानवरों को दी जाएगी, उतना ही वन्यजीव सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। यही नहीं, इस कानून के अंतर्गत चिड़ियाघर प्रशासन के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं, क्योंकि काफी टाइम हमें जो जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित करने के लिए चिड़ियाघरों का सहायता लेनी पड़ती है। यही नहीं, अगर किसी प्रजाति पे किसी प्रकार का व्यवसाय किया जाए तो उसके लिए लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध है और स्पेशली उन प्रजातियों के शिकार पर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं यानी कि संकटग्रस्त हैं, उनका शिकार करना बिल्कुल प्रतिबंध है। अगर कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो जुर्माने का या सजा का भी इसमें प्रावधान है। और आखिर में ये
कि संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर कई प्रकार से व्यवस्था की गई है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1973 में चलाई गई थी, टाइगर्स को या बाघ को बाघ का नंबर बढ़ाने के लिए। उसी तरह प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल परियोजना 1974 में चलाई गई थी। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में कुछ कमियां हैं। पहली कमी तो यही है कि इसमें स्थानीय लोगों को संरक्षण के उपायों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो स्थानीय लोगों को सम्मिलित करना बहुत जरूरी होता है, परंतु यह इस नियम में नहीं लिखा कहीं पर। दूसरी बात ये कि कई जगह हम देखते हैं कि पशु सामग्री के अगर व्यवसाय में किसी को सर्टिफिकेट लेना हो तो वो अलाउड है, पर इसी चक्कर में हम ये भी देखते हैं कि पशुओं के अवैध व्यापार इससे और बढ़ जाता है। तीसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम मान्य नहीं है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जीव जंतुओं की निरंतर शिकार के कारण या गैर कानूनी व्यापार के कारण हत्या होती रहती है। दूसरा जो हमारा कानून है वो है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो बहुत समय से हमारे देश में ब्रिटिश टाइम का एक कानून था वन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, परंतु इसके अंतर्गत तो संरक्षण की कभी बात ही नहीं करी गई। तो मेन मुद्दा वन संरक्षण अधिनियम में यह है कि हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश टाइम में नहीं होता था। ब्रिटिश टाइम में वनों की निरंतर कटाई हुई है और इसीलिए इस कानून में, जो 1980 का हमारा कानून है, इसमें वनों को संरक्षण की बात करी गई है। तो वनों को संरक्षित करने के लिए इस कानून में राज्य सरकारों की जो शक्ति है उसे थोड़ा कम किया गया है। तो जितने भी राज्य हैं वो वनों का प्रयोग सिर्फ वनिकी कार्यों के लिए कर सकते हैं। अगर कोई राज्य गैर वनिकी कार्यों के लिए कोई काम करना चाहता है तो केंद्र सरकार की अनुमति अत्यावश्यक है लेनी। और तीसरी बात ये कि वन संरक्षण अधिनियम में एक सलाहकार समिति है जो उचित राशि देती है वनों के संरक्षण के लिए। तो वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का है, इसमें एक लंबी सूची है गैर वनिकी कार्यों की। तो गैर वनिकी कार्यों में माइनिंग यानी कि खनन प्रक्रिया, बांध बनाना, सिल्क कल्चर करना यानी कि रेशम के लिए पेड़ उगाना, और इसके अलावा किसी भी प्रकार का सर्वे, खुदाई, कोई पाइपलाइन बिछाना, ये सब गैर वनिकी कार्य है। यही नहीं, अगर खेती करना वनों के अंदर भी गैर वनिकी है, क्योंकि खेती करने से क्या होता है कि हम वनों को काटते हैं और बहुत सारी भूमि कृषि में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे जंगलों का विनाश होता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम खेती करेंगे तो यह भी हो सकता है कि अनचाहे पौधे भी जंगल में आ जाएं। अनवांछित घातक पौधे अगर आ जाते हैं तो वो भी जंगल को खराब कर देते हैं। तो किसी भी प्रकार का गैर वनिकी कार्य वनों में अलाउड नहीं है। और अगर किसी राज्य सरकार को ये खुदाई करनी है, माइनिंग करनी है, बांध बनाने हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जंगल में लाना है तो उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेना अति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम में यह भी बात लिखी गई है कि अगर गैर वनिकी कार्यों को परमिशन मिलती है तो उससे पहले EIA करना बहुत जरूरी है। EIA का मतलब है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें हम किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले यह आंकलन करते हैं कि उससे वनों पर और पर्यावरण पर कितना हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अगर हमें लगता है किसी बांध परियोजना या खनन प्रक्रिया से बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है वनों पे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कभी भी मंजूरी नहीं मिलती। पर इस वन संरक्षण अधिनियम की कुछ कमियां हैं। कमियां ये कि इस अधिनियम में स्थानीय आदिवासियों की भागीदारी को नजरअंदाज किया गया है। दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया है। कई बार केंद्र सरकार को बहुत मुश्किल होती है राज्य के लेवल पर काम करने में। वो इसलिए, जैसे अगर हम कहें कि राजस्थान में केंद्र सरकार को अभी भी काफी चुनौती है और केंद्र सरकार जो गैर कानूनी खनन प्रक्रिया है, माइनिंग है, उसको रोकने में अभी सक्षम नहीं हुई है। तो कुछ लेवल पे हम कह सकते हैं कि अत्यधिक केंद्र सरकार को पावर देना भी उचित नहीं होता। तीसरी बात ये कि जो स्थानीय आदिवासी हैं उनको हर प्रकार से अलग थलग करके उनके समर्थन व सहयोग की आशा रखना व्यर्थ है।
तो हमें ये भी देखना है कि अगर हम आदिवासियों को अलग कर देंगे जंगलों से तो उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे आदिवासी जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और उनका रोजगार छिन जाएगा तो वो अक्सर हिंसा या अवैध शिकार करने लगते हैं। तो हमें वन संरक्षण में इन सब बातों पर भी गौर करने की जरूरत है। तीसरा कानून है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ये जो अधिनियम है इसमें जल प्रदूषण को रोकने की बात करी गई है। तो सर्वप्रथम यह बात है कि जितना भी जल है, चाहे वो भूमिगत हो या सतही जल हो, सभी को हमें साफ रखना है, सभी प्रकार के जलों की गुणवत्ता को बनाकर रखना है। दूसरी बात यह कि जल प्रदूषण के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं और यही बोर्ड चेक करते हैं कि किसी राज्य में या किसी भारत के कोने में बहुत अधिक प्रदूषण तो नहीं है जल का। तीसरी बात यह कि बोर्डों को बजट दिया गया है, उनको लेखा जोखा आदि का प्रावधान दिया गया है। और अगर कोई जल प्रदूषण अधिनियम कानून का उल्लंघन करता है, जैसे अगर कोई उद्योग बहुत ज्यादा रासायनिक पदार्थ नदियों में डाल रहा है या किसी भी कारण कहीं से जल प्रदूषित हो रहा है, तो इसके लिए धारा 24 भी है और धारा 24 में ऐसा करने वालों पर सजा है, जुर्माना है तथा बिल्कुल जो प्रदूषण तत्व है वो नदियों में ना जाए, इसके ऊपर इसमें कुछ प्रावधान लिखे गए हैं। अब जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए 2 बोर्ड बनाए गए हैं, वो बहुत सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो पहला बोर्ड है केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो दिल्ली में स्थित है और इसका काम होता है जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना। साथ ही साथ ये जो बोर्ड है ये मार्गदर्शन करता है सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स का। तीसरी बात ये कि ये जागरूकता फैलाने के लिए भी सीपीसीबी या केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत काम कर रहा है। जगह जगह प्रशिक्षण कैंप लगाए जाते हैं, सूचना दी जाती है, रिपोर्ट तैयार करी जाती है और यही नहीं, प्रयोगशालाएं जिनमें जो कूड़ा कचरा है उसकी जांच होती है, ये भी केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही स्थापित करते हैं। इसके अलावा हर राज्य में, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर राज्य में अपना एक अलग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने राज्य सरकार को जल को कम करने के लिए सूचना देते हैं। दूसरी बात ये जल के मानक तय करते हैं, यानी कि क्या सही लेवल होना चाहिए पानी का, वो भी तय किया जाता है राज्य बोर्ड के द्वारा। राज्य बोर्ड को यह भी अधिकार है कि कहीं पर अगर उद्योग है तो उसके जल के नमूने को एकत्रित करें और जांच करवाएं और देखें कि कोई उद्योग कहीं किसी नदी में बहुत ज्यादा खतरनाक पदार्थ तो नहीं निकाल रहा है। तीसरी बात ये कि ये उद्योगों को सही मार्गदर्शन देते हैं ताकि वो नियंत्रण अपना प्रदूषण का करते रहें। नेक्स्ट हमारा जो प्रदूषण कानून है वो है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून। इस कानून में वायु प्रदूषण को कम करने की बात करी गई है और ये जल प्रदूषण से काफी हद तक मिलता जुलता सा कानून है। इस कानून के अंतर्गत वायु के प्रदूषण को रोकने का प्रावधान है। धारा 21 और 22 में यह भी कहा गया है कि अगर कोई उद्योग या संस्था बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है तो ये कानूनी अपराध होगा और इसके ऊपर सजा भी हो सकती है, 3 या 6 महीने की सजा और जुर्माना। यही नहीं, राज्य बोर्ड बनाए गए हैं और राज्य बोर्ड जो है, जो जल कानून में भी काम करते हैं, वही सेम राज्य बोर्ड वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी इस कानून के अंतर्गत काम करते हैं। तो राज्य बोर्ड को अधिकार है कि वो वायु के नमूने इकट्ठे करें उद्योगों के चिमनियों से और देखें कि कहीं कोई उद्योग बहुत प्रदूषण तो नहीं कर रहा। 1987 में इसी कानून में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। और यही नहीं, हमें पता है कि वायु प्रदूषण सर्वाधिक मोटर गाड़ियों के धुएं से होता है, तो अनुच्छेद 20 में मोटर गाड़ी के धुएं को कम करने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 19 के तहत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और ठोस कानून वायु प्रदूषण के ऊपर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी उद्योग या व्यक्ति को लगता है कि राज्य और जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कुछ सही निर्णय नहीं दे पाए, तो वो अपीलिएट अथॉरिटी को भी एक लेटर लिख सकते हैं। इस अपीलिएट अथॉरिटी में 1 या 3 सदस्य होते हैं और 30 दिन के भीतर अगर
कोई शिकायत अपीलिएट अथॉरिटी को दी जाती है तो अथॉरिटी दोनों पार्टियों का वक्तव्य सुनती है। बोर्ड का, राज्य सरकार बोर्ड, ये जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, दोनों की बात सुनती है तथा उद्योगों की भी बात सुनती है और फिर अपना फैसला सुनाती है। नेक्स्ट हमारा कानून है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। नाउ इससे पहले 1986 से पहले हमारे देश में जल प्रदूषण नियम था और वायु प्रदूषण अधिनियम था, बट दोनों ही सिर्फ प्रदूषण पे फोकस्ड थे। दोनों ही कानून, जो पहले वाले कानून है, वो प्रदूषण को कम करने की बात करते थे। परंतु ये जो नया कानून बना, जिसे हम बोल रहे हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को तो रोकने की बात है ही, साथ ही साथ पर्यावरण को और अच्छा बनाने की भी बात रखी गई है। दूसरे पॉइंट ये कि पहले वाले कानूनों में अत्यधिक महत्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को दिया गया है, परंतु इस कानून में ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है और केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है। ये जो कानून है, इसकी जरूरत हमें भोपाल गैस त्राही के बाद पड़ी, क्योंकि भोपाल गैस त्राही का जो केस था वो बहुत बड़ी चुनौती था। उसको सुलझाना पहले कानूनों में संभव नहीं था, तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया और इसमें कई बातें हैं। पहला तो जो पर्यावरण है उसको परिभाषित किया गया है। तो पर्यावरण इस कानून के अंतर्गत जल, वायु, धरती, उनके आपसी संबंध और मनुष्य के जीवों के साथ संबंध, सभी टाइप के जैविक और अजैविक घटक को पर्यावरण परिभाषा में शामिल किया हुआ है। दूसरा ये कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, यह भी इसमें बताया है। तो पर्यावरण प्रदूषण कुछ भी हो सकता है, कोई भी जहरीली गैस या ठोस या द्रव वस्तु, किसी भी स्टेट में अगर कोई भी चीज है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो एक पर्यावरण प्रदूषण कहलाया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत बहुत सारी बातें तय करी गई हैं। पहला बात ये कि जलवायु के सही मानक तय करे गए हैं। मानक मतलब लिखा हुआ है इसमें कि कितना सही लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का या CO2 का या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, सल्फर ऑक्साइड्स का। तो ये हर चीज लिखी हुई है साफ शब्दों में कि कितना सही मात्रा है, और इस मात्रा से अगर ऊपर प्रदूषण हो जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। दूसरी बात ये कि प्रदूषकों की सर्वाधिक अनुमति योग्य मात्रा निर्धारित हो, कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है टॉलरेट करने की, वो भी इसमें लिखी हुई है। फिर जो खतरनाक पदार्थ होते हैं जैसे विस्फोटक या संकटजनक पदार्थ, उनको ठीक प्रकार से कैसे विसर्जित किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, वो भी इसमें लिखा हुआ है। ये तो बात है ही, साथ ही साथ इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम होता है एडवाइस करना, यानी कि दिशा निर्देश देना। तो वो इकाइयों को, जो औद्योगिक इकाइयां, उनको बताते हैं कि प्रदूषण निवारण कैसे किया जाए। दूसरा, उद्योगों को यह भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने कचरे का पुनर्उपयोग या पुनर्चक्रण करें। फिर तीसरा ये कि जैविक गैस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर और कचरे का पुनर्उपयोग करने पर ये औद्योगिक इकाइयों को अपनी सलाह देते हैं। फिर औद्योगिक इकाइयों को ये साफ सुथरी तकनीक जिससे कम प्रदूषण हो उसके लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एक और बात है कि हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है और इसीलिए EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान बनाया गया। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में कुछ 29 विकास परियोजनाओं की सूची तैयार करी गई है, जिसमें हमें अगर मंजूरी देनी है तो हमें पहले पर्यावरण पे होने वाले प्रभाव का आंकलन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कहीं किसी को कारखाना खोलना है तो कारखाने की अनुमति से पहले केंद्र सरकार ये जांचती है कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी कारखाने के खुलने से बहुत ज्यादा पेड़ कट सकते हैं या नदियां खराब हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस कारखाने को अनुमति नहीं दी जाती। पर जितने भी प्रदूषण अधिनियम हैं, उनमें कुछ कमियां हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हो। पहली बात तो ये कि इसमें केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार है। जैसे कि हमने देखा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में ज्यादा अधिकार है। तो इससे क्या होता है कि वो जो लोकल समस्या है उसको समझने में असमर्थ हो जाती है। तो ये इसका उदाहरण हम राजस्थान से लगा सकते हैं कि राजस्थान में अभी भी अवैध खनन चल रहा है। दूसरा ये
कि इन कानूनों में जो पर्यावरण के कानून हैं उनमें जो सजा है वो बहुत ही कम है और कोई भी इस सजा से नहीं डरता। तीसरा, आम नागरिक जो है भारत का, उसको सूचना का अधिकार इस नियमों के अंतर्गत नहीं है। तीसरी बात ये कि जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो एक तरह से अम्ब्रेला अधिनियम है। उसमें दोनों मतलब वो सारे जो अधिनियम है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पहले दो कानून यानी कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में सजा पा सकता है तो उसे उसी के अंतर्गत दंड दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अपराधी मामूली सी सजा पाकर बच सकता है। इन अधिनियमों की एक और कमी है कि जो मुकदमा दायर किया जाता है वो एक बड़ी जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है और साथ ही बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया होती है। तो आम नागरिक पर्यावरण अधिनियमों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। अक्सर राज्य बोर्ड के पास इतनी धनराशि भी नहीं होती कि वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाए, तो राज्य बोर्ड को सही धनराशि पहुंचाने की भी इसमें बात होनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि इन प्रदूषण में जो प्रदूषणकारी है यानी कि जो प्रदूषण कर रहा है वो अदालत के बाहर ही कई बार समझौता कर लेते हैं और सजा पाने से बच जाते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि इन प्रदूषण कानूनों के जो बड़े अधिकारी होते हैं उन पर राजनीतिक दबाव होता है और इसी कारण सही प्रक्रिया नहीं हो पाती। जो छोटी कारखाने हैं, छोटी इकाइयां हैं, वो भी इतना धन नहीं होता उनके पास कि वो महंगे प्रदूषण यंत्र को लगा पाए और इसलिए वो प्रदूषण अधिनियमों के कानूनों का फॉलो करने में इतने समर्थ नहीं हो पाते। लास्ट पॉइंट ये है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उनको कारगर बनाने के लिए हमें आम जनता को भी जोड़ना पड़ेगा। आम जनता की भागीदारी भी इनमें बहुत जरूरी है। तो 1991 में हमारे देश में पर्यावरण अध्ययन एक सब्जेक्ट बनाया गया था और इसके अंतर्गत सारे ही पर्यावरण कानूनों के बारे में और देश में कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करें उनके बारे में हमेशा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये है पर्यावरण अधिनियम और उनकी कमियां। अब आखिरी जो अधिनियम है वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006। इसके अंतर्गत दो तीन महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उसे या फॉरेस्ट ड्वेलर है तो उसे जंगल में रहने का हक है। दूसरा, वो किसी भी प्रकार जंगल में रह सकते हैं और जंगल की चीजों को इस्तेमाल करके अपना रोजगार ले सकते हैं। तो उनका हक है फॉरेस्ट की प्राकृतिक संसाधनों पर। जंगल के प्राकृतिक संसाधनों को वो कलेक्ट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें ये लिखी गई है कि उन आदिवासियों के लिए हमें स्कूल, डिस्पेंसरी, फेयर प्राइस शॉप, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन बिल्स भी प्रोवाइड करने में मदद पहुंचानी पड़ेगी। और आखिरी बात ये कि अगर कहीं पर किसी जंगल में हम जंगल के हिस्से को कन्वर्ट करके कुछ और बनाना चाहते हैं या कुछ और तब्दील लाना चाहते हैं जंगलों में, तो उसमें डिसीजन लेने का हक भी शेड्यूल्ड ट्राइब का ही है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को इस कानून के द्वारा बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इसके साथ हमने इस चैप्टर को खत्म किया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कीप वॉचिंग माय अदर वीडियोस। थैंक यू।